Hello guys, welcome to the last lecture of thermal physics. इसके बाद हम लोग एक डिटेल पासओवर की क्लास भी करेंगे. आज की जो महफिल है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आज हम लोग इस बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बातें समझ आ जाएं. अच्छा कॉन्सेप्ट है. It has got a lot of things that is to be discussed. Starting off with the first is, sir, what is internal energy? सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंटरनल एनर्जी का, this refers to the sum of kinetic and potential energy, that is the microscopic sum of kinetic and potential energy in the atoms. तो किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सर जैसे कि एक सॉलिड अपनी फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उस हिसाब से कम होती है. तो ये हमारे पास जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ग्राउंड पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. लाजमी सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा था कि जब हम लोग इस लेक्चर को शुरू कर रहे थे कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, उनके मोशन में इंक्रीमेंट आएगा डेफिनेटली, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. एंड वेयर एज ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज एसोसिएटेड विद द इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, और ये आपस में बॉन्ड्स के बीच में जो फोर्स है और एनर्जी है ये चीज उससे रिलेटेड होती है. अब इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है. सबसे पहले वेरी बेसिक वेरी सिंपल कि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब टेम्परेचर राइज होता है. तो व्हेन समथिंग इज हीटेड अप टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी माइक्रोस्कोपिक ग्राउंड्स पे इंक्रीज हो जाती है. सिमिलरली फॉर द गैस एज वेल, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस का तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी. यही हम लोगों ने आज तक डिस्कशन की है कि सर अगर मैं कोई भी गैस ले लेता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं इस जनरली बात कर रहा हूं, वॉल्यूम कम करते हैं, गैस लेते हैं, ठीक है जी, और अगर हीट करते हैं तो यू वुड रियलाइज कि सर इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी. गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है दैट वुड इंक्रीज. ये हम लोगों को पता है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है. अदरवाइज सर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है व्हेन टेम्परेचर फॉल्स. लाजमी सी बात है, अगर इफ यू वुड कूल द गैस यू वुड रियलाइज सर गैस ठंडी करने से आप उनके मोशन की स्पीड में रिलेटिवली चेंज देखेंगे. यू वुड बी ऑब्जर्विंग दैट द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू स्लो डाउन एंड देयर काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स टू डिक्रीज. तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक सी बातें थी. सर बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की. इसमें सर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको भी जरा हम लोगों ने डिस्कस करना है. सर हमारे पास जब हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं और जब हम लोग स्टेट चेंज की बात करते हैं, तो जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं ना तो विद द हेल्प ऑफ दैट हीट काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है बट द बॉन्ड्स आर वीकेंड एज वेल. तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि डिपेंड करती है बॉन्ड्स पे, तो जब बॉन्ड्स वीक होते हैं या बॉन्ड्स टूटते हैं, जैसे कि मेल्टिंग हो गई, बॉइलिंग हो गई, इवेपोरेशन हो गई, या हमारे पास सब्लिमेशन हो गई, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इस सेंस में कहीं पे भी मूव कर रहे हो वेयर द बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन, that is the case in which the potential energy increases. So if you look at like this, for example, let's say you're heating the solid molecules and eventually the bonds are getting weakened, and definitely the bonds are getting weakened, solid molecules उसकी जो है potential energies automatically बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है that potential energy increases when the bonds are weakened and the bonds are broken. और अगर ये उल्टा हो जाए, लेट्स से आप रिवर्स प्रोसेस में आ जाएं, लेट्स से यू आर कमिंग टूवर्ड्स द सॉलिड
तो लेट्स से यू फ्रीजिंग इट, यू कंडेंसेशनिंग इट, सॉलिडिफिकेशन हो रही हो, रिवर्स सब्लिमेशन हो रही हो, इन ऑल दोस केस सिनेरियोस हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करती है? इफ द बॉन्ड्स आर बीइंग वीकेंड द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड इफ द बॉन्ड्स आर लाइक गेटिंग स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इंक्रीजिंग। तो हमारे पास सॉलिड्स की तरफ अगर मूव कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। ये चंद हमारे पास कुछ बेसिक जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड हम लोगों ने काम करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी यू है, दैट इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट लेट्स से वी टॉक अबाउट आइडियल गैस। बट आइडियल गैस के अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कंपोनेंट है ना, ये तो होता है क्योंकि उनके बॉन्ड्स के बीच में कोई फोर्सेस नहीं होते। इन केस ऑफ आइडियल गैस, सिंस देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है बेस करती है, अदरवाइज उसमें कुछ भी एज सच नहीं है। तो अगेन मैंने क्या बोला कि सर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस that is just dependent upon the kinetic energy, since there is no potential energy in the ideal gas molecules, उनके bonds के बीच में कोई intermolecular forces नहीं होती। अच्छा सर, अब जो बात करूंगा that is the concept of work done in gases, and the concept of work done in a gases is given by pressure into change in volume। वैसे इस फॉर्मूले की डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट इट्स वेरी सिंपल, तो व्हाई नॉट। वर्क डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, प्रेशर हमारे पास फोर्स इनटू एरिया के बराबर था, फोर्स हमारे पास प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाती। इन प्लेस ऑफ फोर्स अगर मैं प्रेशर इनटू एरिया लिख दूं तो एरिया इनटू डिस्टेंस हमारे पास जो है वॉल्यूम दे देगा। तो वर्क डन हमारे पास प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम दे देगा क्योंकि ये चेंज इन डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत बेसिक चीज की डेरिवेशन है कि वर्क डन इन गैसेस इज गिवन बाय प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारे पास बहुत ही बुनियादी तौर पे बात है व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इन अ गैस। अब हमारे पास चंद बातें जो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ की बातें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं। दैट इन द एग्जामिनेशन टू टर्म्स आर यूज्ड, वर्क डन बाय द गैस एंड वर्क डन ऑन द गैस। रिलैक्स होके, ये गैस है, ये पोजीशन ए पे गैस है, ये गैस पोजीशन ए पे है, इसके अंदर सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और वो गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करके गैस की जगह बढ़ जाती है, एक्सपेंशन हो रही है ना। तो अगर वर्क डन बाय द गैस हो तो लाजमी सी बात है गैस इज डूइंग वर्क, वर्क डन इज डन बाय द गैस, और एक्सपेंशन हो रही हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। एक्चुअली वर्क डन बाय द गैस इंग्लिश में भी सही कॉम्प्रिहेंड करता है, एंड देन उसके साथ हो रही भी एक्सपेंशन है। तो वर्क डन बाय द गैस और एक्सपेंशन हो रही हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बट अगर हो रहा क्या हो, वर्ड हो वर्क डन बाय द गैस और एक्चुअली में गैस को कंप्रेस कर दिया जाए, तो ये बात सेंस नहीं बनाती ना। मतलब वर्क डन बाय द गैस, गैस वर्क डन करती तो एक्सपेंड होती, बट अगर हो जाए कंप्रेशन तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव हो जाएगा। मतलब वर्क इज नॉट डन बाय द गैस, रादर वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, बिकॉज वर्क डन हो रहा है बट नेगेटिव में, लाइक लॉस हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात थोड़ी थोड़ी?
तो वर्क डन बाय द गैस की टर्म्स में एक्सपेंशन होगी, गैस वर्क डन करेगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और वर्क डन बाय द गैस की वर्डिंग है और कंप्रेशन हो रही है तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस से होनी एक्सपेंशन चाहिए, पर एग्जामिनर वर्क डन बाय द गैस के वर्ड यूज करता है एंड देन हो रही कंप्रेशन होती है, तो आंसर को नेगेटिव में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। फिर टर्म आती है वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा, ये जो एक कंप्रेशन हुई और वर्क डन, बेसिकली वर्क इज डन ऑन द गैस ना, तो आंसर अगर कंप्रेशन हो रही है एंड द वर्ड इज वर्क डन ऑन द गैस, तो बिल्कुल सर आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस मींस कि गैस में वर्क डन किया, गैस कंप्रेस हो गई एंड सिंस उसमें कंप्रेशन हो रही है, इंग्लिश और कहानी दोनों मैच करती है तो पॉजिटिव आंसर। इंग्लिश और कहानी वर्क डन ऑन द गैस लिखे और हो क्या जाए, जो है एक्सपेंशन हो जाए, तो ऐसी सूरत में इंग्लिश और कहानी मैच नहीं करेगी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर व्हाट वी वुड डू इज, सर हमारे पास हम नेगेटिव आंसर को लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं ये बात समझाने में आप लोगों को कामयाब हो गया हूं। वर्क डन बाय द गैस है, गैस इज डूइंग दी वर्क, बाय गैस बेसिकली वर्क डन करती है एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज एक्सपेंड करती है, तो पॉजिटिव आंसर। वर्क डन बाय द गैस है और हो कंप्रेशन जाए, नेगेटिव आंसर। वर्क डन ऑन द गैस और हो जाए एक्सपेंशन, नेगेटिव आंसर। वर्क डन ऑन द गैस एंड हो जाए कंप्रेशन, मेक सेंस, पॉजिटिव आंसर। तो ये आंसर्स के जो साइन है ये थोड़े से वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड येट अगेन इनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मीनवाइल इस जिसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू कर दें ताकि चीजें आसान हो जाए। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस एंड द वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा, वॉल्यूम इनिशियली 5 से 7 हो गया। अच्छा, एक्सपेंशन हो रही है, वर्क डन बाय द गैस यूज करूंगा तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है दैट इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज 2, प्रेशर इज 100 किलो पास्कल्स एंड वॉल्यूम का चेंज 7 - 5 2 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस एंड एक्सपेंशन हो रही है तो आंसर विल बी रिटन इन पॉजिटिव 200 किलो जूल्स। एंड व्हाट इफ दे वर आस्किंग, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है तो आप जो है 100 इंटू -2 करेंगे एंड द आंसर विल बी -200। आप अगर बस इस कॉन्सेप्ट को याद करके साइंस ही को सिर्फ अपने पास लिख लेना तो ऐसा जिसमें 5 - 7 7 - 5 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस ये वर्डिंग्स थोड़ी समझ आ जाए तो इंसान को हमें बातें समझ आना शुरू हो जाती। यहां से बेटा वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज सच इसमें इतनी ज्यादा बहुत हैवी चीजें नहीं है, बट लेट्स बिगिन। अच्छा चले गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन what would happen to a system of ideal gases अगर उन्हें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाए। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ आइडियल गैसेस को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो उनके साथ क्या होगा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है। आई वुड want you guys to appreciate the fact कि सर अगर हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है टू अ सिस्टम ऑफ आइडियल गैसेस तो वो हीट एनर्जी दो काम करती है। नंबर 1, इंक्रीज करवाती है इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जाए। जब मैं हीट दूंगा सिस्टम ऑफ आइडियल गैसेस की तो उनके मॉलिक्यूल्स का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। विद दैट सेकेंड चीज क्या होगी, वो एक्सपैंड करेंगे तो वर्क basically is done by the gas।
तो दैट वुड रिजल्ट इन द एक्सपेंशन एज वेल. तो ये जो थर्मल एनर्जी आई एम प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम ऑफ आइडियल गैसेस, this results in two things. Number one, increasing their internal energy, and number two, work is done by the gases that is causing them to expand. This result can also be written in another way, जो कि अगेन दोनों रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. सेकेंडली, इफ आई एम टू मेक यू दिस सब्जेक्ट, अगर मैं इंटरनल एनर्जी को सब्जेक्ट बनाऊं, तो आप इस बात को अग्री करेंगे कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा. चेंज इन यू इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमारे पास चेंज इन थर्मल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द गैस. अगर इफ आई एम सपोज टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन, तो जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अच्छा, इसको समझना बड़ा जरूरी है. इस बात को समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट को देता हूं. लेट्स से मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 होती, फाइनल वेलोसिटी 40 होती, एंड द टाइम वुड हैव बीन 4 सेकेंड्स. बी में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 होती, फाइनल 0 होती, टाइम हमारे पास 4 होता. तो आप अगर एक्सेलरेशन निकालते तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 4 करते, यू वुड गेट द एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास जब आती तो 0 माइनस 40 ओवर 4 आती नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बनाना चाहते तो आप इसको प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो लिखते, बट नाउ यू वुड नेम इट एज डिसेलरेशन. सिमिलरली, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को चेंज करके पॉजिटिव करना चाहता हूं, तो इस रिजल्ट के अंदर ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, दैट वुड मीन वर्क डन ऑन द गैस. तो अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं टू द सिस्टम ऑफ आइडियल गैसेस, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है. नंबर वन, थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस. बेसिकली वर्क इज डन बाय द गैस, एक्सपेंड होती है. एंड देन सेकेंडली, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द थर्मल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द गैस. तो इन दोनों रिजल्ट्स में अगर मैं इनको दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन करूं, दैट एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी as well as work is done by the gas. And similarly, second result, there's the same result written in a different manner. Increase in internal energy is due to energy being supplied as well as work done on the gas. तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो मैं थर्मल एनर्जी जो सप्लाई कर रहा हूँ, प्लस हमारे पास वर्क इज डन ऑन द गैस. तो अगर मैं वर्क डन ऑन द गैस करता हूँ, दैट वुड कॉज इज टू कंप्रेस, तो उस सूरत में भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं दैट आर बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा कॉमनली एग्जाम्स में आ रही होती है, एंड इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं. तो उन गलतियों को पहले समझना बड़ा ज़रूरी है. तो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज टू बी डन. हमारे पास एक बहुत मासूम सा क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ. तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अगर बात करें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन हमारे पास है, उसकी 2-3 एग्जांपल्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. एंड देन इंशाल्लाह विल बी डूइंग पास्ट रिवर्स. डेफिनेटली वो इंडिविजुअली कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय रेफरेंस टू द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी सजेस्ट व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सिलेंडर ए हैज चेंज्ड. कंटेनर्स आर वेल इंसुलेटेड. अच्छा, क्या बोले? देखिए सर, कंटेनर्स वेल इंसुलेटेड हैं. इस बात का मतलब क्या होता है कि कोई एनर्जी इसमें ऐड नहीं हुई और कोई एनर्जी इसमें से निकली नहीं. ठीक है. तो हाउ वुड यू बी राइटिंग द आंसर फॉर दिस फॉर 3 मार्क्स? सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट विद द फैक्ट के सिंस कंटेनर्स आर इंसुलेटेड,
no energy will be leaving the system. सेकेंडली आप ये बात कहेंगे कि अगर मैं बात सिलेंडर ए की कर रहा हूं तो हमारे पास ए पे प्रेशर, जब टैप ओपन करूंगा प्रेशर ऑफ ए विल इंक्रीज, ऑफ सिलेंडर ए विल इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज दोनों इक्वल प्रेशर पे आना चाहेंगे, कॉजिंग अ वर्क डन ऑन द गैस। अगर मैं फर्स्ट रिजल्ट को यूज करूं कि चेंज इन थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट आप इस बात को अग्री करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज होने की वजह क्या है कि सर इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल एनर्जी हमारे पास जीरो है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन थर्मल एनर्जी एज इट इज वेल इंसुलेटेड एंड नो एनर्जी इज गेन्ड और लॉस्ट। तो अगर मैं इस बात को अग्री करता हूं कि मुझे ये नहीं पता बट आई नो वर्क इज डन ऑन द गैस, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर लाजमी इंक्रीज हुआ होगा, या अगर आप इसको x लिखेंगे तो दैट वेंट ऑन दैट साइड वुड गिव यू क्लोजली द रिलेशनशिप के सर टेम्परेचर इंक्रीज ही हुआ होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। सेकेंड ऑफ ऑल अगर आप रिजल्ट नंबर 2 यूज करते हैं, आप बोलते हैं सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू gain in thermal energy plus work done by the gas, तो हमारे पास work done by the gas is negative, ये अभी भी जीरो है, तो अगेन सर इंटरनल एनर्जी इस सूरत में भी क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी। तो डेफिनेटली टू बैलेंस दैट दिस वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो बोथ ऑफ द केस सिनेरियोज में अगर आप इसको कंसिडर करते हैं यू वुड रियलाइज कि सर हमेशा आप कोई भी रिजल्ट यूज करें आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइल्ड टू फॉर्म स्टीम एट 100 kilopascals. The volume of the water is 0.001 and when it converts into steam the volume increases to 1.67. And when it converts into, okay, the volume increases, okay. Calculate the increase in internal energy using the first law of thermodynamics. Given that the specific latent heat is this. अच्छा एनर्जी निकाल लेते हैं सबसे पहले ml के फॉर्मूले से। मास इज 1 kilograms एंड latent heat is 2.26 exponent 6. तो अगर मैं फर्स्ट रिजल्ट यूज करता हूं दैट चेंज इन थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू gain in internal energy plus work done by the gas, तो हमारे पास इस बात से आप अप्रिशिएट करेंगे कि सिंस ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली वर्क डन बाय द गैस ही हो रही है। तो फर्स्ट रिजल्ट्स को यूज करते हुए इंटरनल एनर्जी 2.26 एक्सपोनेंट 6 इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है एंड देन वर्क डन बाय द गैस would be calculated by the formula of work done, that is pressure times change in volume. Pressure we already know that is 100,000 pascals and the change in volume is 1.67 minus 0.001. So 100,000 multiplied by 1.67 minus 0.001, आपके पास जो वर्क डन आएगा that is going to be 1.67
1.66 एक्सपोनेंट 5, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा and you would get the internal energy which will be 2.1 exponent 6. अगर मैं सेकंड रिजल्ट को यूज करता, ठीक है, सेकंड रिजल्ट को यूज करता तो सेकंड रिजल्ट स्टेट्स दैट कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, बट इस केस सिनेरियो में दिस इज वर्क डन ऑन द गैस एंड सिंस देयर इज बेसिकली एक्सपेंशन गोइंग ऑन, तो आप जो है चेंज इन वर्क डन की वैल्यू इस केस में 1.66 एक्सपोनेंट 5 तो लेते, बट यू वुड हैव रिटन एज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, and thermal energy was 2.26 exponent 6. Otherwise, whichever result that you use, आपका जो आंसर आएगा that is going to be the same. So this is some basic examples of how applications of first law of thermodynamics can be used. There's a couple of more examples. Let's move on to that. मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होंगी. A little technical concept, but again understandable है, as such इतना मुश्किल नहीं है. लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर ओवर है. इनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं एक और लेक्चर पे, और उसमें हम लोग जो है सोनली पास ओवर के क्वेश्चंस को देखते हैं. लेट्स कॉल इट अ लेक्चर, ताकि हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग अलग अलग क्वेश्चंस की डेवलप हो जाए. तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं एंड देन वी विल इंडिविजुअली सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है.